अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अदिल और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ यूनिट नंबर 3। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे 3.2। लेकिन 3.2 कंप्लीट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन और कुछ कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम 3.2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास डिफाइन लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर। हेडिंग दी हमने लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर। इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज कॉल्ड द लोगैरिथम ऑफ वाई to the base a and is written as logarithm ay is equal to x, where ax और y belongs करे रियल नंबर से। here a greater than or 0 से, but a is not equal to 1 and y greater than होना चाहिए 0 से। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। पहले हमने लिखा a की पावर x इज इक्वल टू वाई, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने लिखना है लोगैरिथम फॉर्म में। लोगैरिथम फॉर्म में हमारे पास बेस में वही आएगा जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बेस है, यानी कि x जो है वो पावर है और वो a की पावर है, यानी कि a हमारे पास बेस है, तो यही a हमारे पास स्लोप की भी बेस होगी। जो इज इक्वल में लिखा हुआ है वो a के बाद लिखा जाएगा, जो a की पावर में है वो इक्वल के बाद लिखा जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से हमें ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉग बेस है हमारे पास 4, वैल्यू हमारे पास 2 इज इक्वल टू एक्स। ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करने लगे हैं। ये है लोगैरिथम फॉर्म और अब हमने इसको लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो यहाँ पे बेस होगी वो यहाँ पर इक्वल वाली साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो उसकी पावर बन जाएगा, यानी कि 4 की पावर में जो भी वैल्यू यहाँ पे इक्वल के बाद लिखी होगी वो उसकी पावर में लिखा जाएगा। 2 एज इट इज़ आ गया, 4 होल की पावर में आ जाएगा x। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है लोगैरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको लिखना है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने के लिए हमें बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आपके पास बेस होगी वही एक्सपोनेंशियल की बेस होगी। लोगैरिथम की जो बेस है वही एक्सपोनेंशियल की बेस है। जो हमारे पास लोगैरिथम के बाद वाली वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ लिखी जाएगी, इक्वल में जो भी वैल्यू होगी वो उसकी पावर में लिखा जाएगा। लिखने के बाद हमें बेस सेम करनी है या पावर सेम करनी है। जब हमारी बेसिस या पावर्स इक्वल होंगी तब हम उस वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो बेस सेम करने के लिए हम जानते हैं कि 4 जो होता है वो 2 का स्केयर होता है, तो 4 को लिखा मैंने 2 का स्केयर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया हमारे पास 2x। जब हमारे पास बेसिस सेम पावर्स इक्वल हो जाए तब हमारे पास आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू 2x। ये बेस सेम हो गई तो इसकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमने ये लाजमी लिखना है बेसिस सेम पावर्स इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 2x, उसकी पावर इक्वल आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/2 इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कॉमन और ब्रिग लोगैरिथम। असल में इसका नाम है कॉमन लोगैरिथम। ब्रिग लोगैरिथम इसको इसलिए बोलते हैं कि जो साइंसदान था जिसका नाम था ब्रिग लोगैरिथम, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए इसको कॉमन के साथ ब्रिग लोगैरिथम भी बोलते हैं। अक्सर ये डेफिनेशन में कॉमन लोगैरिथम की जगह पे ब्रिग लोगैरिथम भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह वो बना सकता है कि डिफाइन ब्रिग लोगैरिथम, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कॉमन लोगैरिथम ही असल में ब्रिग लोगैरिथम ही है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द बेस ऑफ लोगैरिथम इज टेकन एज 10, अगर हम बेस 10 लें तो ये हमारे पास ब्रिग लोगैरिथम कहलाता है। जैसे कि देन लोगैरिथम इज कॉल्ड कॉमन लोगैरिथम और ब्रिग लोगैरिथम। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें हमने बेस ली थी 4, अगर हम बेस 10 लें तो ये कॉमन लोगैरिथम होता है। और log 10 हमेशा 1 के इक्वल होता है, log 10 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम और नेपियर लोगैरिथम। अब असल में इसका नाम था नेचुरल लोगैरिथम। नेचुरल लोगैरिथम को नेपियर लोगैरिथम भी इसलिए बोलते हैं, जैसे कि ब्रिग लोगैरिथम बोला था इस तरह नेचुरल लोगैरिथम भी बोलेंगे हम इसको, क्योंकि जो साइंसदान था जिसका नाम था नेपियर लोगैरिथम उसने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको, लेकिन बेस ली थी ई। यहाँ पे ब्रिग लोगैरिथम में बेस 10 ली थी, नेपियर लोगैरिथम ने बेस ई ली थी। डेफिनेशन लोगैरिथम हैविंग बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लोगैरिथम और नेपियर लोगैरिथम। जिन लोगैरिथम में हमारे पास बेस ई होती है वो हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम होता है और नेपियर लोगैरिथम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगैरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटीग्रल ऑफ द लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristic is always an integer. It is positive for a number greater than 1 and negative for a number less than 1। जैसा कि अभी हमने 3.1 में सीखा था साइन फ्री नोटेशन,
सैनफील्ड रेशियो में जिस भी वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं उसमें 10 की पावर जो असल में होती है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोगैरिथम होता है। इस डेफिनेशन को एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं। जैसे कि 1.02 है, तो जब हम इसको सैनफील्ड रेशियो में लिखेंगे हम लिखेंगे 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि पॉइंट हमारे पास पहले नंबर के बाद ही है तो हमारी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 0। सैनफील्ड रेशियो में लिखने के बाद जो हमारे पास 10 की पावर में होगी वो हमारी करैक्टरिस्टिक्स होगी। मजीद हम 3 एग्जाम्पल्स और मैंने लिखी हुई हैं, उनकी मदद से और करैक्टरिस्टिक्स का क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट। 99.6, अब यहाँ पे पॉइंट 99 के बाद है, हमें असल में 9 के बाद चाहिए तो पॉइंट उठा के इधर आएगा तो 10 की पावर आ जाएगी 1। जब हमारे पास पॉइंट राइट से लेफ्ट की साइड पे जाता है तो पॉजिटिव आता है, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, अब पॉइंट है 0 के बाद, असल में हमें चाहिए 8 के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट उठ के इधर आएगा 8.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। जो ये -1 है 10 की पावर में वो हमारे पास असल में करैक्टरिस्टिक्स है। उम्मीद है आपको ये करैक्टरिस्टिक्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन मैंटिसा। मैंटिसा की हेडिंग दी, डेफिनेशन है उसकी, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द मैंटिसा। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जाम्पल ये जो मैंने लिखी हुई है ये लिखी हुई है टेबल की मदद से, यानी कि मैंटिसा फाइंड किया हुआ हमने एक टेबल की मदद से। अगर आप लोग टेबल की मदद से करना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स हैं, इसको इसी तरह एग्जैक्ट लिखेंगे तो हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम टेबल की मदद से नहीं करते, बाय कैलकुलेटर करते हैं, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। 43.254, सबसे पहले हमने इसको करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है हमने इसको 4 डिजिट में, राउंड ऑफ इन 4 डिजिट। 43.25, लास्ट वाला जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर राउंड हो रहा होगा तो हम इसको राउंड कर देंगे, अदरवाइज इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स है 1, क्योंकि 4.325 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 साइनफील्ड रेशियो में हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास होता है 10 की पावर में जो भी होती है वैल्यू, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे मैंटिसा। मैंटिसा होगा हमारे पास 4325, और आंसर में हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो आंसर हमारा कुछ इस तरह से कैलकुलेटर पे लिखेगा, हमने लिखना है लॉग, ये वैल्यू लिखनी है 4.325 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.6359। तो हम इसको राउंड करके लिख सकते हैं 6360। तो आंसर एग्जैक्टली अगर हम इस सवाल के मुताबिक देखेंगे तो लॉग 43.25 इक्वल, तो हमारा करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो करेगा 1, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते हैं। तो आंसर आएगा 1.63, राउंड करने से आंसर बन जाएगा 60। तो हमारा मैंटिसा असल में होगा 6360। तो ये हमारा मैंटिसा है। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एंटी लोगैरिथम। एंटी लोगैरिथम की हेडिंग दी, डेफिनेशन लिखी हमने, द नंबर whose logarithm is given as is called एंटी लोगैरिथम। जो नंबर हमारे पास गिवन होगा वो लोगैरिथम की फॉर्म में होगा और उसको हम बोलेंगे एंटी लोगैरिथम। फॉर एग्जांपल log a बेस है इसकी y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल में हमारे पास एंटी लोगैरिथम ऑफ x लिखा जाएगा और वो उसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, y इज कॉल्ड द एंटी लोगैरिथम ऑफ x। यहाँ से log है, उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लोगैरिथम, तो इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू एंटी लोगैरिथम ऑफ x। डेफिनेशन को एग्जाम्पल की मदद से और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास 3.5621। लेट द नंबर x log x इज इक्वल टू 3.5621। अब लोगैरिथम लिखा हुआ है, लोगैरिथम दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास एंटी लोगैरिथम। एंटी लोगैरिथम में हमने इसको लिखा करैक्टरिस्टिक्स, हमारे पास 3 है। एंटी लोगैरिथम में पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होती है। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 और मैंटिसा होगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है 5621, तो मैंटिसा आ गया हमारे पास 5621। अब कैलकुलेटर पे हमने लिखना है 3.5621, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3648। log
शिफ्ट दबा के हमने लेना लॉग, तो ये एंटी लोगैरिथम में चला जाएगा। फिर हमने लिखना है 0.5621 और एंटर कर देंगे। एंटर करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.648। हमने जब भी एंटी लोगैरिथम लेना है तो हमने इस पॉइंट को इग्नोर करना है और वैल्यू लिख देनी है 3648। अब पॉइंट असल में यहाँ पे था। अब करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास +3। जो भी करेक्टरिस्टिक्स होगा एंटी लोगैरिथम में असल में वो बताएगा आपके पॉइंट आंसर में कहाँ पर आना है। जैसे कि इसका आंसर आया था 3.648। हमें 4 डिजिट तक आंसर लेना है। हमने 4 डिजिट में आंसर लिखा, पॉइंट असल में यहाँ पे था। करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास लेफ्ट से राइट साइड की साइड पर, यानी कि 1 2 3। तो इसका आंसर बन जाएगा 3648.0। अगेन मैं इसी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखा, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगी, और पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज लिखी होंगी हमने उसको मैंटीसा कंसीडर करना है। फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के लॉग और पॉइंट लाजमी डालना। अगर आप पॉइंट नहीं डालेंगे तो मैथ एरर आएगा। पॉइंट लगा के हमने उसकी वैल्यू लिखी 5621। एंटर करने से आंसर जो भी आएगा हमें उसको पहले 4 डिजिट तक लिखना है, यानी कि 3648। पॉइंट हमारे पास 3 के बाद है, और करेक्टरिस्टिक्स एंटी लोगैरिथम में हमेशा ये बताएगा कि पॉइंट असल में आना कहाँ पर है। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाली साइड पे जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की साइड पर, यानी कि 1 2 3। करेक्टरिस्टिक्स 3 था तो आंसर आ गया 3648.0। 3648.0। तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हुई। अब मैंने ये एग्जांपल लिखी थी जिसका करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था। अब जिसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, अब वो भी एग्जांपल हम सोल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी कि एंटी लोगैरिथम असल में है क्या। लेट द नंबर x, हमने लिखा log x, लेट किया हमने और सवाल लिख दिया वापस। उसके बाद log यहाँ पे था, दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लोगैरिथम हो जाएगा। एंटी लोगैरिथम होने के बाद अगेन हमने सवाल को लिखा, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 में सीखा था कि पॉइंट से पहले जो भी होगा वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगा, और पॉइंट के बाद जो भी होगा वो हमारे पास मैंटीसा होगा। अगेन हम कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा के log लिखते हैं। अब हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू है 0.1324। आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.356। हमें 4 वैल्यूज तक चाहिए, यानी कि 1.35 और 6। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है 2 नेगेटिव, यानी कि हमारे पास राइट से लेफ्ट की साइड पे जाना है, तो हम इसको लिखेंगे 0.0135 जैसा कि मैंने आपको बताया था जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा उससे एक कम करके हमने वो पॉइंट के बाद हमने 0 लिखना है, और पॉइंट असल में हमारे पास एक 0 ही कंसीडर होगा। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास था 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि 2 में से -1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो 1 हम उसके पास लगाएंगे 0, और एक ये जो पॉइंट है ये भी हमारे पास एज अ 0 ही कंसीडर होगा, तो 0.01356। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 के मुताबिक ये लिखा हमने, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको एंटी लोगैरिथम समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन सवालों का कॉमन लोगैरिथम फाइंड करना है। सवाल हमारे पास जितना भी लिखा होगा हमने उसको राउंड करना है 4 डिजिट के अंदर। 232.92 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 23.9। अगर 9 के बाद जो भी नंबर है वो हमने क्या कर देना है, क्रॉस, इग्नोर करना है उसको। लिखेंगे हम इसकी वैल्यूज़ को, x इज इक्वल टू log 232.9। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होगा 2। अब करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा, जो भी वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है हमने उसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सवाल है हमारे पास 232.9, तो अब करेक्टरिस्टिक्स इसका हमने जानना है, तो हम इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हमने जानते हैं कि हमने इसको राइट से लेफ्ट की साइड पे लेके जाना है। हमें पहले नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि ये पॉइंट उठ के इधर आएगा, फिर इधर, यानी कि 1 और 2, यानी कि 2.329 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो 10 की पावर में जो भी वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, असल में करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 2।
मैंटीसा होगा हमारे पास 2, 3, 2 और 9 विदाउट पॉइंट। मैंटीसा आ गया हमारे पास 2, 3, 2, 9। अब अगेन हमने कैलकुलेटर के ऊपर मैंटीसा की वैल्यू लिखनी है और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। कैलकुलेटर पे हमने लिखा log 232.9 इज इक्वल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.3671। अब 7 हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू है 1 से, और 1 के बाद भी हमारे पास, हमें असल में पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज को देखना होता है। हमारे पास आ गया 2.3671। 1 के बाद अगर 1 लिखा होता तब हम इसको राउंड ना करते, लेकिन 1 के बाद 6 लिखा हुआ है यानी कि 1 से ग्रेटर है, यानी कि 2, 3, 6, 4, 5 जितने भी ऐसे वैल्यूज लिखी होंगी 1 के बाद तो हम उसको राउंड कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर आपके पास लिखी हुई है, अगर उससे एक नंबर प्लस में लिखा हो, जैसे अगर आ जाता है यहाँ पे 4, तो उसके बाद वाला 5th नंबर आपके पास 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, तब भी हम उसको राउंड कर सकते हैं। तो इसको राउंड करके हम लिख सकते हैं 2.3672। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 29.326। अब इसमें भी हमारे पास 5 डिजिट है, हमने इसको राउंड करना है, इसको 4 डिजिट में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे 9 था, लेकिन उससे बिगेस्ट वैल्यू तो हमारे पास थी ही नहीं, तो 2 था, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 29.326 यानी कि 2 के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो हमारे पास 2 से ग्रेटर है। जब 2 से ग्रेटर जो भी नंबर अगर हमारे पास लिखा होगा आगे, तब हम उसको राउंड कर देंगे, एक प्लस कर देंगे उसके अंदर, यानी कि 29.326 को राउंड करेंगे हम एज 29.33। 29.3 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3, तो सवाल हमारे पास हो जाएगा 29.33। अब x इज इक्वल टू log 29.33, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। करेक्टरिस्टिक्स इसका है हमारे पास 1, वो कैसे 29.33। अब ये पॉइंट उठ के इधर आएगा, तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2.933 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। जो भी 10 की पावर में होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगा। मैंटीसा होगा हमारे पास विदाउट पॉइंट वैल्यूज 29 और 33, ये हमारे पास मैंटीसा आ गया। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर हम लिखेंगे log 29.33 इज इक्वल, आंसर आ गया हमारे पास 1.4673। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव था, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। अब उसको सोल्व करने का तरीकाकार सेम एज इट इज़ वही है, लेकिन यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो हमने एज इट इज़ उसके मुताबिक ही करना है। सवाल लिखा हमने x इज इक्वल टू log। अब इसमें जो हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में राउंड करते रहे हैं, जिसका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा हम उसमें राउंड नहीं करते, वो जैसे लिखा होगा एज इट इज हमने वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 4 कैसे आया, 0.00032। अब ये पॉइंट असल में हमें चाहिए इस 3 के बाद, यानी कि ये 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहा है। जब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाता है पॉइंट, तो करेक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स -4 एज इट लिखा, उसको लिखने का एंटी लॉगरिथम में कुछ तरीकाकार ये है कि जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। मैंटीसा होगा हमारे पास 32। मैंटीसा जब भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है तब उसमें नॉन जीरो वैल्यूज को हम मैंटीसा कंसीडर करते हैं। तो नॉन जीरो वैल्यूज हमारे पास 32 है, एज इट इज हमने 32 लिखा और ये मैंटीसा आ गया हमारे पास। हमने कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखनी है log 32, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5051। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आंसर होगा 5051, और पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स हमें जो भी हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स वो लिखा जाएगा, यानी कि 4 की पावर जो नेगेटिव है वो लिखा जाएगा ऐसे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4-.5051। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 0.3206। आंसर हमने लिखा x इज इक्वल टू log 0.3206
06, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नेगेटिव, वो कैसे 0.3206, ये पॉइंट उठ के फर्स्ट नंबर पे जाएगा, यानी कि 3.206 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास -1, मैंटीसा होगा नॉन जीरो वैल्यूज, नॉन जीरो वैल्यूज यानी कि 3206 मैंटीसा आ गया। अगेन हमने कैलकुलेटर पिक करना है, लॉग लिखा 3206, एंटर कर दिया। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी हमने एज इट इज लिख देनी है 5059। अब हमारे पास 59 को हमने राउंड किया 60 में, तो आंसर आ गया हमारे पास 5060। लोगैरिथम में जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो नेगेटिव में लिखा जाता है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉइंट से पहले लिखा जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास 1-.5060। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल हो तो हमें नीचे दी गई वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैल्यू के बारे में समझा देता हूँ कि इसका आंसर ये कैसे बना है, तो बाकी हमारे पास सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है log 31.09। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा 1, यानी कि 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो करेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास 1, और उसके बाद मैंटीसा हमारे पास होगा 3109, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.4926। कैलकुलेटर पे हमने लिखना log 31.09 इक्वल, आंसर आ गया हमारे पास 1.4926। हमारे पास जितने भी आगे 4 सवाल लिखे हुए हैं हमारे पास सब में मैंटीसा यही होगा। ये सवाल सोल्व करने का हमारे पास जो मेथड है एक ही है, और मैंटीसा हमारे पास 3109 ही होगा। असल में ये सवाल हमें ये समझाता है कि इधर करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखा जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 है log 3.109। अब पॉइंट जो है पहले ही हमारे पास 3 के बाद है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 होगा। करेक्टरिस्टिक्स हमने 0 लिखा, मैंटीसा में हमने लिखा 3109। मैंटीसा जैसे कि अभी हमने इस सवाल में लिया था, अगेन हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3109, तो आंसर वो यही देगा 4926, और पॉइंट से पहले जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक्स लिखा जाएगा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन है हमारे पास log 310.9। लेट किया हमने x इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा 2, यानी कि 310.9। ये पॉइंट जो है हमारे पास 3 के बाद चाहिए, तो पॉइंट उठ के आएगा हमारे पास 3 के बाद, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 2। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 हो जाएगा। मैंटीसा सेम एज इट इज इस सवाल में और इस सवाल की तरह ही 3109, उसका सेम आंसर आएगा 4926। करेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा हमारे पास पॉइंट से पहले लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, log 0.003109। सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये पॉइंट असल में आएगा हमारे पास 3 के बाद, तो कितना आगे आ रहा है 1, 2 और 3, तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर नेगेटिव। मैंटीसा अगेन हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज को लेना हमने 3109। अक्सर स्टूडेंट्स ये नोट कर रहे होते हैं कि ये वैल्यू भी तो ज़ीरो है, तो हम इसको इग्नोर क्यों नहीं कर रहे, लेकिन हमने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जहाँ तक ज़ीरोज़ हैं हमने वहाँ पे इसको इग्नोर करना है। वो एक वैल्यू है 3109, इसलिए हम उसको इग्नोर नहीं करते। मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 3109, जैसे कि अभी हमने सवाल में भी जो वैल्यू दी हुई थी पहले मैंने आपको वो समझाई, पार्ट नंबर 1 और 2 किया, तो उसमें भी मैंटीसा हमारे पास 3109 था। तो आगे जो टोटल इसके 4 सवाल हैं उसमें हमारे पास इसका मैंटीसा एक ही होगा, यानी कि 3109, और उसका आंसर भी यही आएगा 4926। असल में ये सवाल अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सवाल हमें करेक्टरिस्टिक्स समझा रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स को लिखते कैसे हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया 3, मैंटीसा हमारे पास 4926, पॉइंट के पहले आ जाएगा हमारा करेक्टरिस्टिक्स। अगेन हमने इसी सवाल को इसी तरह लिखना है, जैसे कि इस सवाल में करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव था, इस सवाल में भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 0.3109।
करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 1। मैंटीसा आ गया 3109, आंसर आता है उसका 4926। पॉइंट से पहले जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा वही लिखा जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया था, इसी तरह हमने भी यहाँ पे भी किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नंबर whose common logarithm आर। ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर 9th क्लास बोर्ड में हमारे पास ये दोनों में से कोई भी एक सवाल वो पेपर में दे सकता है, क्योंकि ये दोनों सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल में वो असल में कहता है क्या, वो समझाता हूँ। वो कहता है फाइंड द नंबर whose common logarithm आर। ये सवाल असल में हमारे पास जवाब है। जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल सोल्व किया ना, उन सवालों में हमारे पास जो वैल्यू दी होती थी हम उसका लोगैरिथम लेते थे, तो वो कॉमन लोगैरिथम होता था। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये सवाल असल में कॉमन लोगैरिथम है, हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये कॉमन लोगैरिथम है। पिछले सवालों में हमारे पास कोई भी वैल्यू दी होती थी, हम उसका लॉग लेते थे, तो हमारे पास जो आंसर आता था वो कॉमन लोगैरिथम होता था। अब हमारे पास आंसर गिवन है, यानी कि कॉमन लोगैरिथम गिवन है, हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसकी वजह से ये आया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन करने से और भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसको लेट करना log x के, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन लोगैरिथम है। कॉमन लोगैरिथम में हमारे पास इक्वल से पहले log x लिखा जाता है। लेट किया log x इज इक्वल टू क्वेश्चन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस लॉग को खत्म करने के लिए हमने किया एंटी लोगैरिथम उन दोनों साइडों पे लिया। एंटी लोगैरिथम लॉग को कैंसिल कर देगा, तो x आ जाएगा हमारे पास। दूसरी साइड पे एंटी लोगैरिथम भी आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस लॉग को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बाय स्टेप्स करेंगे तो कोई भी मसला नहीं होगा। और चेक करने वाले को भी क्लियर होगा कि आप लोगों ने जो भी सवाल जिस हिसाब से किया कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो दो स्टेप से ये हम कर सकते हैं, या एग्जैक्टली हम इसको लॉग को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, या पहले हम टेकिंग एंटी लोगैरिथम ले कैंसिल आउट करें और उसके बाद स्टेप्स करें। ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने कैसे करना है इसको। x इज इक्वल टू एंटी लोगैरिथम, क्वेश्चन आ गया 3.5621। अब मैंने आपको बताया था जब भी एंटी लोगैरिथम में जो भी वैल्यू होगी तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा असल में वो आपका करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे जैसे कि हम लोगैरिथम में करते हैं ना कि पॉइंट को इधर से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास वो करेक्टरिस्टिक्स होता है। एंटी लोगैरिथम में ऐसा नहीं होता। एंटी लोगैरिथम में पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होती है वो ही हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है यही हमें सिखाता है कि असल में हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंटीसा होगा हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है हमारे पास 5621। कैलकुलेटर पे हमने लिखा लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग 0.5621 एंटर कर दिया, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3648। एंटी लोगैरिथम में हमें पहली चार वैल्यूज चाहिए, पॉइंट से पहले वाली भी और पॉइंट के बाद वाली भी। पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद वाली टोटल वैल्यूज जो है हमारे पास 4 होनी चाहिए, यानी कि 3.648। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव में 3 था, तो ये लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, यानी कि 1 2 और 3, आंसर आ जाएगा 3648.0। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। लेट कर दिया हमने log x इज इक्वल टू 1-0.7427। टेक एंटी लोगैरिथम ऑन बोथ साइड, एंटी लोगैरिथम दोनों साइडों पे लिया, एंटी लोगैरिथम log से कैंसिल हो जाता है। एंटी लोगैरिथम लिखा हमने, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू एंटी लोगैरिथम 1-0.7427। अब पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट के बाद वाली मैंटीसा। कैलकुलेटर पे हमने मैंटीसा लिखना है, यानी कि शिफ्ट दबा के log या एंटी लोगैरिथम में चला जाएगा। हमने लिखा 0.7427 और एंटर करने से हमारे पास आंसर आ गया 5.529। तो जब हम 29 को राउंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30, यानी कि 5.530। तो करेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताता है कि असल में आंसर में पॉइंट कहाँ पर आना है। ये पॉइंट हमारे पास नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक्स, तो ये पॉइंट पीछे की साइड पे जाएगा, यानी कि एक कदम पीछे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5530। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू।
जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि अगर सवाल लोगैरिथम में लिखा हुआ है तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है तो हमने उसको लोगैरिथम की फॉर्म में लिखना है। कन्वर्ट करने के बाद ही हमारे पास जो भी नंबर होगा हमने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 381 इज इक्वल टू एल। log 381 इज इक्वल टू एल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे, बेस जो होती है हमारे पास लोगैरिथम की वही हमारे पास पावर की बेस में आता है, यानी कि 81 एज इट इज, ये एल जो है ये इसकी पावर बन जाएगा, यानी कि 3 की पावर एल। कहने का मकसद ये है जो भी हमारे पास 3 की पावर एल, एल हमारे पास क्या है पावर, और 3 हमारे पास क्या है बेस। एक्सपोनेंशियल में जो बेस होती है वही हमारे पास लोगैरिथम में भी बेस होती है। अगर आप लोग ये चीज़ याद रख लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी मसला नहीं होगा लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए और एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम में जाने के लिए। अगेन मैं ये बात को रिपीट करता हूँ कि log की जो बेस होगी वही एक्सपोनेंशियल की बेस होगी। 81 एज इट इज आ जाएगा, ये इसकी पावर में चला जाएगा 3 की पावर एल। अब हमें क्या करना है कि हमने बेस सेम करनी है अगर हम कर सकते हैं, या पावर्स को सेम करना है। पावर जबकि हम सेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर हमारे पास एल है, और बेस हम सेम कर सकते हैं। जैसे 81 की जो वैल्यू होती है हमारे पास 3 की पावर 4। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 9 का स्केयर भी 81 कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर इस 9 को हम 3 का स्केयर भी लिख दें तो 2 टू द क्या हो जाएगा 4। तो हमें ये स्टेप दोबारा करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट ही 3 की पावर 4 लिख दें तो कोई मसला नहीं। अगर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं 9 का स्केयर लिखते हैं तो वो भी 81 होता है, लेकिन 9 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो बेस सेम नहीं होगी, हमें उस 9 को दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 में। तो अगर डायरेक्ट ही हम 3 की पावर 4 लिखें तो हमें ये 2 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर एल। अब हमारे पास बेसिस इक्वल्स हो गई तो हमारा पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो एल इज इक्वल टू 4 इसका आंसर है। बेस इक्वल पावर्स इक्वल, तो पावर्स हमारे पास एल इज इक्वल टू 4। यहीं पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास पार्ट नंबर 2 log a 6 इज इक्वल टू 0.5। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, ये वाली वैल्यू a की पावर में आ जाएगी और 6 एज इट इज। अब 0.5 हमारे पास जानते हैं हम 1/2 को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5। उसको लिखा हमने 1/2। अब हमें जानते हैं कि a जो है हमें सिंगल वैल्यू में चाहिए होता है, ना तो उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, ना तो उसके साथ कोई वैल्यू डिवाइड में हो रही हो, और ना ही कोई उसकी पावर हो। अब पावर है हमारे पास 1/2, तो 1/2 तभी खत्म होता है जब हम उसका स्केयर लेते हैं। तो हमने दोनों साइडों पे लिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो 6 का स्केयर इज इक्वल टू a की पावर 1/2 और उसका होल का स्केयर। जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास a की पावर 1। तो a की पावर 1 यानी कि a, तो a इज इक्वल टू 36। 6 का स्केयर 36 होता है। अगेन हमने इसको सेपरेट करके लिखा a इज इक्वल टू 36 और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास पार्ट नंबर 3 log 5 n इज इक्वल टू 2। लोगैरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, n इधर ही रहा, और जो ये बेस है असल में ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी पावर की बेस होगी, यानी कि ये 2 इसकी पावर में जाएगा तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2। तो n इज इक्वल टू 5 की पावर 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हमारे पास पार्ट नंबर 4 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब ये पिछले 3 पार्ट्स की तरह नहीं है। ये पिछले 3 पार्ट जो थे हमारे पास लोगैरिथम की फॉर्म में थे, पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म से हमने कन्वर्ट करना है इसको पहले लोगैरिथम की फॉर्म में, देन हम इसको सोल्व करेंगे। 10 की पावर आ गई p इज इक्वल टू 40। लोगैरिथम की फॉर्म में लिखा हमने इसको log 10। जो बेस है हमारे पास वो हमारे पास लोगैरिथम की बेस में आएगा, यानी कि यहाँ पे बेस थी p की बेस थी हमारे पास 10, तो log की बेस आ जाएगी 10। 40 एज इट इज आ जाएगा और p इज इक्वल की फॉर्म में लिखा जाएगा। एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम लिखेंगे log 40 डिवाइड बाई log 10। log 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 डिवाइड होगा एज इट इज़ यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने p पहले लिख लिया और log 40 इक्वल में बाद में लिख लिया। अब log 40 की वैल्यू होती है 1.6021। कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। log 40 आंसर आ गया हमारे पास 1.6020। 0 के बाद 5 है तो हम इसको राउंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6021। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं और दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो आइए चले इन पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2 1/128। तो लेट कर दिया हमने इज इक्वल एक्स के, एक्स इज इक्वल टू log 2 1/128। जगह हमने चेंज की, पहले इसको लिखा और इसको बाद में लिखा एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब मैंने इस तरह लिखने का तरीकाकार क्यों किया है, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करने में ईजिली हो जाती है। जैसे कि जो भी बेस है वो इसकी बेस बनेगी इज इक्वल वाले की, यानी कि 1/128 एज इट इज़ लिखा जाएगा और जो भी इक्वल में होगा वो उसकी बेस में लिखा जाएगा, जो भी यहाँ पे होगी वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 की पावर में आ जाएगा x। 1/128 इज इक्वल टू 2 की पावर x। 128 जो होता है हमारे पास 2 की पावर 7 होता है। 1/2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब 2 की पावर 7 यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 2 की पावर x। बेस इक्वल्स है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल्स। ये लाइन लाजमी लिखनी है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। बेसिस इक्वल तो पावर इक्वल, यानी कि 2 इक्वल है तो उसकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू -7। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, log 52 टू द बेस 2/2। अब ये सवाल इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इंग्लिश में लिख दिया कि log 512 टू द बेस 2/2, यानी कि जो यहाँ पे सवाल है इसकी बेस जो है log की वो 2/2 है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं, इस x की जगह पे वो 2/2 लिखते हैं और सवाल गलत। सवाल अब आपने लेट करना है x के इक्वल, बेस आ जाएगी हमारे पास 2/2, 512 एज इट इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है इसको हमने। ये x जो है ये पावर में चला जाएगा इसकी, तो 512 इज इक्वल टू 2/2 होल की पावर आ जाएगी x। 512 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1/2 है, असल में हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। बेसिस सेम है तो हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर है 1 + 1/2, बेस सेम पावर जेड। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 हमारे पास आंसर होता है 3, 3/2। अब ये पावर्स हैं दोनों, तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x/2। अब यहाँ पे 512 था, ये होता है हमारे पास 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 इज इक्वल होता है 512। बेसिस होगी हमारे पास सेम 2 और 2, तो पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी कि 9 इक्वल हो जाएगा 3x/2 के। अब 2 डिवाइड की फॉर्म में था वो इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई था वो आ जाएगा डिवाइड की फॉर्म में, तो यानी कि 9 टू द 18 हो जाएगा और 3 टू द 6 होता है लास्ट में। जैसे कि 3 3 द 9 इज इक्वल में आ जाएगा 3 × 2, तो 3 टू द 6। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितनी भी नीचे स्टेटमेंट दी हुई है हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 5। अब ये जितने भी हमारे पास इसके पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 6 के, ये इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही आता है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2x इज इक्वल टू 5। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हमने। अब जैसे कि बेस है हमारे पास 2, तो ये इक्वल में जो भी लिखा होगा वो उसकी पावर में लिखा जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी 5। 2 की पावर 5 होता है हमारे पास 32। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, log 81 9 इज इक्वल टू x। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 जो था वो 5 की पावर आ गई थी 2 की, यहाँ पे x जो है वो 81 की पावर में लिखा जाएगा। log 81 9 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, 9 एज इट इज इक्वल में 81 की पावर में आ गया x। 81 होता है हमारे पास 9 का स्केयर, हमें असल में बेस सेम करनी है, तो दूसरी साइड पे हमारे पास 9 है तो हमने 81 को भी 9 की फॉर्म में लिखा। 81 होता है हमारे पास 9 का स्केयर, स्केयर 2 है तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर्स बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 2x आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो डिवाइड हो जाएगा
1/2 एक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3, log 64 8 इज इक्वल टू x/2। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। log 64 8 इज इक्वल टू x/2 एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, 64 की पावर में आ जाएगा x/2 और 8 एज इट इज। 64 होता है हमारे पास 8 का स्केयर, अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई x/2, 2 से कैंसिल हो गया, 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 की पावर x एज इट इज आ गया। अब बेसिस इक्वल्स हो गई हमारे पास 8 और 8, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यानी कि बेस इक्वल, पावर्स इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 4, log x 64 इज इक्वल टू 2। लोगैरिथम की फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट किया हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। 64 ये जो x है बेस है, तो 2 की भी ये बेस बनेगी, यानी कि 64 इज इक्वल टू x की पावर 2। अब 64 रहता है हमारे पास 8 का स्केयर। अब मैंने इसको स्केयर की फॉर्म में इसलिए लिखा है कि जैसा कि अभी हमने पार्ट नंबर 1 2 3 में देखा था कि मैं एक लाइन लिखता हूँ बेसिस इक्वल्स और पावर्स इक्वल्स। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, पावर्स इक्वल बेसिस इक्वल। अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, उसकी इक्वल हो जाएंगी। अगर उसकी पावर्स ही इक्वल हो जाए तो उसकी बेसिस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए मैंने इसको 64 को लिखा 8 का स्केयर, तो पावर्स इसकी इक्वल है तो इसकी बेस क्या हो जाएगी, इक्वल। ये लाजमी लिखना है हमने, पावर्स इक्वल बेसिस इक्वल, तो 8 क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, log 3x इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, x एज इट इज आ जाएगा। log की बेस है 3, तो एक्सपोनेंशियल में 3 भी हमारे पास बेस ही कंसीडर होगी, यानी कि 3 की पावर आ जाएगी 4, तो 3 की पावर 4 होती है हमारे पास 81। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और 3.2 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके।